Hello guys, this is Deepak Sharma and you are watching Free IQ Study. Guys, आज हम 10th क्लास की साइंस की बुक के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। गाइज ये हैंड राइटिंग नोट्स हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पदार्थों में समय के साथ लगातार परिवर्तन आते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। एक है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को फिजिकल चेंज कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन होता है केमिकल चेंज। अब इनमें डिफरेंस क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे आपको नोट कर लेना अपने नोटबुक में। भौतिक परिवर्तन, जब किसी पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आकार, आकृति, रंग, अवस्था आदि भौतिक गुण होते हैं। फिर रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं तो उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, भौतिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता, परंतु रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थों का निर्माण होता है। पॉइंट नंबर 3, भौतिक परिवर्तन स्थायी नहीं होते, परंतु रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो स्थायी होते हैं। पॉइंट नंबर 4, भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय कहते हैं। अब आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारे भौतिक परिवर्तन है उनके एग्जाम्पल हैं बर्फ़ का पिघलना, पानी का बर्फ़ में बदलना, किसी वस्तु का टूट जाना, कागज़ का फटना, फल व सब्जी को काटना, नमक व चीनी का घुलना। और हमारे जो रासायनिक परिवर्तन है उसके एग्जाम्पल हैं मोमबत्ती का जलना, कागज़ का जलना, सभी पदार्थों का जलना, दूध का फटना, दूध का जमना, लोहे पर जंग लगना, धातुओं की वस्तुओं की चमक का ख़त्म होना। अब हमारा इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कार्बन के या कोयले के दहन का रासायनिक समीकरण लिखो। तो इसका होता है C+O2 और ये हमारी CO2 बन गया। और इसका दूसरा है मैग्नीशियम फीते के दहन का रासायनिक समीकरण लिखो। तो इसका समीकरण होता है इसकी 2Mg+O2 = 2MgO। हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में काम आने वाले या बनने वाले पदार्थों को उनके प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, इसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम हैं। ऐसे क्या क्या नियम है, तो आइए हम उनके बारे में जानते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखते समय अभिकारक व उत्पाद अणुओं के मध्य तीर का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अभिकारक और उत्पाद, ये जो तीर का निशान लगाया गया है इन दोनों के बीच में लगाया जाता है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारक व उत्पाद अणुओं की भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। यदि ठोस हो तो S का प्रयोग, द्रव हो तो L का प्रयोग तथा गैस हो तो G का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसकी समीकरण देखते हैं। जैसे C कार्बन है, कार्बन क्या है यहाँ पर सॉलिड है, और +O2 जो कि गैस है। और जब ये दोनों को इनके साथ केमिकल रिएक्शन की जाती है इनकी, तो ये बनकर आया हमारे सामने CO2 जो कि एक गैस के रूप में निकल कर आती है। अब H2 गैस की और ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन कराई जाती है तो हमारे पास निकल के आता है लिक्विड H2O जिसे हम पानी कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट आता है इसमें, यदि अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद एक से ज़्यादा हों तो ऐसी स्थिति में अभिकारक व उत्पाद अणुओं के मध्य प्लस का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और जब उनकी रिएक्शन कराई जाती है तो क्या उनका आता है कार्बन डाइऑक्साइड। पॉइंट नंबर 4, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो तो ऐसी अभिक्रियाओं में अर्ध चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक समीकरण लिखते समय हमेशा उन्हें संतुलित ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आखिर है क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना? तो
रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना करवाने के लिए संतुलित रूप में लिखा जाता है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कुछ नियम होते हैं, तो आइए उन नियमों के बारे में ही हम अब जानते हैं। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर सर्वप्रथम अन्य परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। दूसरा आता है अन्य परमाणु के संतुलित होने के बाद हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित किया जाता है और सबसे अंत में ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित किया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप इनको पॉइंट को साथ साथ लिखते जाइए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। फिर इसमें आता है रासायनिक समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड से भी संतुलित किया जाता है। आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैग्नीशियम 2Mg + O2, हमारे पास इसको संतुलित करके हमने लिखा 2MgO। आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ अन्य कुछ एग्जांपल हैं इनके इक्वेशन के, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो जब पदार्थों के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अभिकारक क्या होता है? किसी रासायनिक प्रक्रम के दौरान काम आने वाले पदार्थों को हम अभिकारक अणु कहते हैं। फिर इसमें उत्पाद क्या होता है? तो उत्पाद की डेफिनेशन है कि जब किसी रासायनिक प्रक्रम के अंत में बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद अणु कहलाते हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं, नीचे दिए गई हैं। पहला है हमारा संयोजक या योगात्मक अभिक्रिया। आखिर है क्या ये? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक अणु संयोग कर उत्पाद अणु का निर्माण करते हैं, तो इसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो हमारे पास निकल के आया कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा प्रकार आता है वियोजन अभिक्रिया। आखिर वियोजन अभिक्रिया क्या है? और वियोजन अभिक्रिया को ही हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक अणु टूटकर छोटे छोटे दो से अधिक अणुओं का निर्माण करता है, तो हम इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। तो आइए अभी 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं जानते हैं। पहला है ऊष्मीय अपघटन, सेकंड है विद्युत अपघटन, और तीसरा इसमें आता है 3rd नंबर पर प्रकाश अपघटन। तो आइए अब इनको हम बारी बारी एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसमें पहला आता है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन को तापीय अपघटन भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि ऊष्मीय अपघटन को क्या कहते हैं। तो ऊष्मीय अपघटन को हम तापीय अपघटन भी कहते हैं। इसके अनुसार जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो यह पदार्थ अपघटित हो जाता है। जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के बाद क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर CaCO3 को हमने गर्म किया तो क्या निकल के आया CaO प्लस CO2। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, यहाँ देख सकते हैं CaOH2, ये हमारा बुझा हुआ चूना है जो इसका फॉर्मूला है केमिकल, तो आप उसके याद कर लीजिएगा। और जब इसके साथ रिएक्शन होती है, इसको गर्म किया जाता है तो CaO प्लस H2O ये बिना बुझा हुआ चूना निकल कर आता है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि क्या होता है जब बिना बुझे चूने को गर्म किया जाता है, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसकी समीकरण पूछ लिया जाता है, इसका समीकरण क्या बनेगी, इसका आंसर आएगा CaOH2। अब सेकंड नंबर पर आता है हमारा विद्युत अपघटन। जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित धारा की जाती है और वह पदार्थ यदि टूट जाए तो इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। इसका उदाहरण आप यहाँ पर दे सकते हो 2H2O, और इसे हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी इसके अंदर, तो क्या निकल कर आया 2H2 प्लस O2 यहाँ पर निकल कर आई। ये आप यहाँ पर
एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ये डायग्राम आपको बनाकर आना है जब विद्युत अपघटन के बारे में पूछा जाए तो। तीसरे नंबर पर आता है हमारा प्रकाश अपघटन। जब किसी पदार्थ या अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो इसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। उदाहरण आप यहाँ पर दे सकते हो 2AgCl, और इसमें प्रकाश अपघटित किया गया है, उपस्थित है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या निकला 2Ag+Cl2, और अन्य एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी अणु के परमाणु को किसी अन्य परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हो द्विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी अणु का परमाणु किसी अन्य अणु के परमाणु को विस्थापित कर देता है तो इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हो Na2SO4 + BaCl2, और ये यहाँ पर देख रहे होंगे 2NaCl + BaSO4 निकल कर आया है। इसके बाद में आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं, तो इसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास साल्ट और वाटर हमारे पास बनकर आता है, और इसी को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो अम्ल है HCl, और जो क्षार है हमारा NaOH है, हमारे पास निकल के आया NaCl जो कि एक लवण है, और प्लस H2O जो कि वाटर, ये हमारा फॉर्मूला है नमक का। तो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है जो कि नमक है। अब अगला है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। नंबर 1, ऑक्सीजन परमाणु के आधार पर। जब किसी परमाणु के साथ में ऑक्सीजन परमाणु योग होता है तो इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो C+O2 जो क्या निकल का है हमारे पास CO2। हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। जब किसी यौगिक या अणु से हाइड्रोजन परमाणु का वियोग हो जाता है तो इसे हम ऑक्सीजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में 2HBr रिएक्शन होने के बाद में H2 + Br2 हमारे पास सामने निकल कर आया है। और अब तीसरा आता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो Cu+2 और +2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, त्याग दिए यहाँ पर। तो आप बाकी एग्जाम्पल भी यहाँ से नोट कर सकते हो। अब आता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो आइए, पहला है ऑक्सीकरण परमाणु के आधार पर। जब किसी अणु या यौगिक से ऑक्सीजन परमाणु से वियोग या अलग हो जाता है तो हम इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हो 2MgO 2Mg+O2, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से अलग निकल कर आ गई है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नोट्स इम्पोर्टेंट्स लग रहे हो और ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही नोट्स हम आगे हमारे चैनल पर कंटिन्यू लाते रहेंगे। सेकंड आता है हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। जब किसी परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में C2H4 + H2, तो हमारे पास क्या निकल के आया C2H6। तीसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। जब कोई परमाणु बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हो, इसे आप नोट भी कर सकते हो। इसके बाद हमारा आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। आखिर रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या, तो आइए हम जानते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हो। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है ऊष्माक्षेपी। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण भी होता है तो इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप यहाँ पर देख लेना। और फिर आता है ऊष्माक्षोपी। आखिर ऊष्माक्षोपी क्या है, तो
स्टूडेंट्स, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न करवाने के लिए बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, तो इसे हम ऊष्माशोपी अभिक्रिया कहते हैं। आप यहाँ से एग्जाम्पल देख सकते हो। फिर आता है स्टूडेंट संक्षारण। जब धातुओं को वायुमंडल में रखा जाता है तो ये वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइडों का निर्माण करती हैं, जिससे इनकी चमक धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसे ही संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के रूप में लोहे पर जंग लगना, सोने व चांदी के आभूषणों की चमक का कम हो जाना, तांबे व कांसे के बर्तन पर हरी परत का चढ़ जाना आदि संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण के धातुओं की वस्तुएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। संक्षारण से बचने के उपाय, अब क्या उपाय हैं इसके देखते हैं। नंबर 1, धातुओं से बने औजार उपयोग न आने पर नमी रहित स्थानों पर रखना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट है, धातुओं की सतह पर पॉलिश करनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जंग से बचाने के लिए जो हमारे आयरन के गेट होते हैं तो वहाँ पर उन पर हम पेंट कर देते हैं, तो वो केवल इसी से जंग वगैरह से बचाने के लिए हम ये करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, विभिन्न मशीनों, गाड़ियों, इंजन आदि के भागों में चिकनाई युक्त पदार्थों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है विकृत गंधिता। वसा युक्त या तेल युक्त खाद्य पदार्थों को जब लंबे समय तक रखते हैं तो इनका स्वाद व गंध बिगड़ जाते हैं। इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। वसायुक्त पदार्थों का वायुमंडल में अपचयन हो जाता है या फिर उपचयन हो जाता है, जिससे वे विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत गंधिता से बचाने के कुछ उपाय हैं, आइए हम इनके बारे में जानते हैं। पहला है, चिप्स कुरकुरे की पैकिंग करते समय इनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नंबर 2, सूखे खाद्य पदार्थों को नमी रहित स्थानों पर रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा आता है, अचार में तेल व नमक व सिरका आदि डालकर रखा जाता है, जिससे इनमें कवक या फफूंद नहीं लगते। हमारा पॉइंट नंबर 4 है, दूध जैसे पदार्थों को गर्म करके फ्रिज में रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं। पहला आता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो उसका रंग बदल जाता है, ऐसा क्यों होता है, कारण बताइए आप। तो इसका उत्तर है, कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है, लेकिन जैसे ही इनमें लोहे की कील डाली जाती है तो इनमें विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट में से कॉपर को फेरस या आयरन बोलते हैं हम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिससे फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और विलयन का रंग बदल जाता है। इसका एग्जांपल आप देख रहे होंगे, Fe+Cu और हमारे पास रिएक्शन कराने के बाद क्या निकल के आया, FeSO4+Cu। स्टूडेंट, अब यहाँ पर कुछ केमिकल फॉर्मूले हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो आइए हम बारी बारी पढ़ते हैं। पहला है NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3 को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgO2 को हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, OH2 को हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KNO3 को हम कहेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, AgNO3 को कहेंगे हम सिल्वर नाइट्रेट, AgCl को कहेंगे हम सिल्वर क्लोराइड। फिर आता है हमारे पास Cu4, इसको हम कहेंगे कॉपर ऑक्साइड, CaO को हम कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 को हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, CuSO4 को कहेंगे हम कॉपर सल्फेट, ZnSO4 को कहेंगे हम जिंक सल्फेट, FeSO4 को हम कहेंगे फेरस सल्फेट, AlCl3 होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, KCl होता है पोटेशियम क्लोराइड और CuCl2 होता है कॉपर क्लोराइड, Fe2O3 होता है फेरस ऑक्साइड। Fe2O3.3H2O, इसे हम कहेंगे जंग। इसके बाद आता है CaSO4,
कैल्शियम सल्फेट, MgCl2 कहेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, BaCl2 को कहेंगे बैरियम क्लोराइड और BaSO4 को हम कहेंगे बैरियम सल्फेट और K2NO3 इसको हम कहेंगे पोटेशियम नाइट्रेट और HCl को कहेंगे हम हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर आता है H2SO4, इसे हम कहेंगे सल्फ्यूरिक और HNO3 को हम कहेंगे नाइट्रिक अम्ल। स्टूडेंट, अब हमारा टॉपिक आता है अवक्षेपण या अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें बनने वाला उत्पाद जल में अघुलनशील होने के कारण पैंदे में जमा हो जाता है, इसे अवक्षेपण कहते हैं और इसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण क्या है, जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से जलीय विलयन के रूप में करवाई जाती है तो बेरियम सल्फेट उत्पाद के रूप में पैंदे में जमा हो जाता है, जिसे अवक्षेप कहते हैं। उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 और 2NaCl प्लस BaSO4। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।